तो संसाधनों का वर्गीकरण जो है, हम लोग देख लिए कि संसाधनों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर होता है। तो इन जो भी आधार है, उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता या पुनः प्राप्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर, इन्हें हम बारी बारी से विस्तार पूर्वक समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, किसी संसाधन का उत्पत्ति हो रहा है तो उसे हम लोग दो वर्गों में विभाजित करते हैं, जैव संसाधन बायोटिक रिसोर्स, अजैव संसाधन अबायोटिक रिसोर्स। ठीक है, देखते हैं जैव संसाधन। जैव संसाधन या बायोटिक रिसोर्स किसे कहते हैं? जैव, नाम ही है जैव, जीवित, जो जीवित है, जिसमें प्राण है, जो सांस लेता है, यानी कि वो हो सकता है जीव जंतु, पेड़ पौधे, कोई भी जीव जंतु स्थल पर रहे या मछली हो या जल में रहे। इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है। जैविक संसाधन अपनी तरह के संतानों की उत्पत्ति करते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, पशुधन, पक्षी, मछलियां इत्यादि। तो ये क्या कहता है? हमें जैव मंडल से संसाधन प्राप्त हो रहा है, और ये जैव संसाधन जो है अपनी तरह के संतानों की उत्पत्ति करता है, जिसमें कि एग्जाम्पल में दिया गया कि मनुष्य, वनस्पति जगत, एक पेड़ जो है अपनी तरह का ही पेड़। अब आम का बीज रहेगा तो उसमें से इमली का पेड़ तो नहीं उगाएगा, जायज सी बात है। आम का बीज है तो आम ही निकलेगा, उसी तरह का पौधा निकलेगा। तो वही कहते हैं कि वनस्पति जगत भी, वनस्पति पेड़ पौधे भी अपनी तरह ही पेड़ पौधों को जन्म देता है। पशु पक्षी मछलियां इत्यादि भी अपनी ही तरह की जीव, अपने तरह के ही संतानों को जन्म देता है। पेड़ पौधे से लेकर सूक्ष्म जीवों और विशालकाय जीवों तक ये सभी जैविक संसाधन हमारी पृथ्वी को जीवंत और रहने योग्य बनाता है। जो भी पेड़ पौधे हो, जो भी सूक्ष्म जीव हो, जो भी बड़े बड़े विशाल प्राणी हो, सब मिलकर हमारे पृथ्वी को कैसा बना रहा है? जीवंत बना रहा है। ये सब नहीं रहेगा तो हमारा पृथ्वी क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही समाप्त, बिल्कुल ही बंजर सा दिखेगा। पेड़ पौधा नहीं, जीव जंतु नहीं, तो क्या हम मनुष्य क्या जीवित रह पाएंगे? कहीं ना कहीं हम भी इन पर आश्रित हैं, क्योंकि हमारे लिए संसाधन है पेड़ पौधे, जीव जंतु। अतः हम कह सकते हैं कि जैव संसाधन नवीकरणीय संसाधन होते हैं। ठीक है, जैव संसाधन क्या हो गया? एक नवीकरणीय संसाधन, वो अपनी तरह का ही संतान उत्पत्ति कर रहा है, यानी कि वो नहीं समाप्त हो सकता है। ऐसा शायद कभी प्रलय ऐसा आ जाए, जैसे डायनासोर के समय में किसी तरह का कोई प्रलय आया कि डायनासोर समाप्त हो गया, ऐसा ही कोई प्रलय आ जाए तभी कोई जीव जंतु समाप्त हो सकता है। अजैव संसाधन अबायोटिक रिसोर्स, जो जिसमें प्राण नहीं है, जो जीवित नहीं है, उसे अजैव संसाधन कहेंगे। जैसे पहाड़, नदी, हवा इत्यादि अजैव संसाधन है ना। तो क्या कहता? प्रकृति से प्राप्त हुए निर्जीव संसाधन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, प्रकृति के वे निर्जीव तत्व जो हमारे जीवन, पर्यावरण और विकास की नींव रखते हैं तथा मानव और अन्य जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, अजैव संसाधन कहते हैं। यानी कि इस तरह का निर्जीव वस्तु हमारे जीवन का आधार, अस्तित्व रखता है। ये नहीं रहेगा तो हमारा जीवन यानी हमारा विकास, हमें बहुत सारे संसाधन हमें नहीं प्राप्त होंगे। अजैव संसाधनों के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी असंभव है। अगर जो अजैव संसाधन नहीं रहेगा तो हमारे जीवन की कोई कल्पना हो ही नहीं सकती। मिट्टी नहीं है, खेती कहां कर लोगे? हो ही नहीं सकता है। हवा नहीं है, सांस कैसे लोगे? हो ही नहीं सकता है। जल नहीं है, क्या उपयोग करोगे पीने के लिए? तो हो ही नहीं सकता, ये संभव नहीं है। तो अजैव वस्तु भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जैव वस्तु या जैव संसाधन। ठीक है, पर्वत, चट्टान, धातु, खनिज, जल, वायु, मिट्टी, सूर्य की प्रकाश इत्यादि अजैव संसाधन है, लेकिन हमारे जीवन के लिए आधार है और हमारे जीवन इस पर बहुत ही डिपेंडेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अब देखते हैं उपयोगिता या पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन। इसे पुनः दो भागों में विभाजित करते हैं हम लोग। कौन कौन सा?
रिन्यूएबल रिसोर्स नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नवीकरणीय रिन्यूएबल रिसोर्स, अनवीकरणीय संसाधन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नवीकरणीय संसाधन क्या है, उसे हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जाता है। यह प्रक्रिया, भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रिया प्रकृति के द्वारा खुद ब खुद चलते रहती है और वो प्राप्त, जैसे मिट्टी, मिट्टी क्या है, चट्टानों का, चट्टान टूटे, महीन कण हुआ, तो ये कैसे हुआ, प्रकृति के भौतिक और रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा ये हुआ, और आज वो चट्टान मिट्टी के रूप में बना हुआ है। नदियां प्रतिवर्ष पहाड़ों से, पर्वतों से निकलती हुई और बहुत सारे चट्टानों को काटती है और उस चट्टानों को महीन कण में बहुत ही उपजाऊ मिट्टी के रूप में लाकर हमारे खेतों में छोड़ जाती है। वो क्या है, एक संसाधन है। किसके द्वारा बनाया गया, नदी के द्वारा बनाया गया। कैसे बनाया गया, भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, ऐसे संसाधन जो प्राकृतिक रूप से कुछ समय में पुनः निर्मित हो जाते हैं तथा जिनका निरंतर उपयोग संभव है, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, वही बात हो रही है कि हमें संसाधन प्राकृतिक में खुद ब खुद वो प्राप्त हो जा रहा है। उदाहरण, पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदियां, पवन, ऊर्जा, जो सभी के सभी जो है नवीकरणीय संसाधन है। पवन प्रवाहित है इसलिए नवीकरणीय है। वो एक स्थान से दूसरे, पवन कभी स्थिर नहीं होती है। हम लोग कहते हैं कि हवा रुक गई है, रुकती नहीं, हवा चलते रहती है निरंतर। भले उसका जो है चाल धीमा पड़ जाता है, लेकिन वो चलते रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान चलती है और वो अपने आप को तरोताजा, ऊर्जावान बना लेती है। उसी तरह सौर ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश प्रतिदिन सुबह आता है और शाम होते होते ढल जाता है। नहीं सूर्य का प्रकाश हमें प्राप्त हो तो शायद पृथ्वी पर जीवन रहे ही नहीं, जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। जल संसाधन उसी तरह, और वन संसाधन भी है। ये सभी के सभी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होती है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लाखों वर्ष लग जाता है। अनवीकरणीय संसाधन जैसे कोयला, जैसे लोहा, किसी भी प्रकार की धातु, अधातु, पेट्रोल इत्यादि को बनने में प्रकृति में लाखों वर्ष लग गए, लेकिन एक समय के बाद यह समाप्त हो जाता है। इसलिए इसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। हालांकि लोहा अनवीकरणीय संसाधन है, धातु लोहा जैसे धातुएं अनवीकरणीय संसाधन है, लेकिन यह चक्रीय संसाधन है, फिर भी खानों में वह समाप्त हो जाता है। इसलिए मानव जीवन काल में इनका पुनर्निर्माण संभव नहीं है। जो भी अनवीकरणीय संसाधन है हमारे जीवन काल में तो संभव नहीं है, क्योंकि हमारी जीवन काल क्या है, औसत उम्र हम लोगों की बहुत कम है और इसे बनने में लाखों वर्ष लग रहा है। पृथ्वी के वे अनमोल खजाने हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। मानव इतिहास के विकास में इनका योगदान अतुलनीय रहा है, लेकिन आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां इनका अत्यधिक दोहन हमारे अस्तित्व के लिए चुनौती बन चुका है। ठीक है, तो ये हमारे विकास में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। कौन? अनवीकरणीय संसाधन। और ये आज की स्थिति में समाप्ति की ओर जा रहा है। अनवीकरणीय संसाधनों के गुण यहां देख लीजिए, पृथ्वी पर निश्चित मात्रा में उपलब्ध है। पृथ्वी पर बस एक निश्चित मात्रा में ही उपलब्ध है, न बढ़ सकता है न घट सकता है। घट सकता है, बढ़ नहीं सकता है। घट इसलिए सकता है क्योंकि उसका उपयोग हम लोग दोहन कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, पुनः निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं, इसके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। जैसे घर में पानी का उपयोग हम लोग दोहन कर रहे हैं, जरूरत है 1 बाल्टी पानी का उपयोग करने का, हम लोग 4 बाल्टी पानी बहा रहे हैं। भविष्य में पानी समाप्त होने की शंका है, लेकिन ठीक है, पानी जो है पुनः प्राप्त हो जा रहा है, बारिश हुआ पानी प्राप्त हो जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे अंडरग्राउंड वाटर जो है घटते जा रहा है, नदियों की पानी सूखते जा रही है। तो ये क्या है? ये वही है कि नदी का भी पानी या धरती का स्वच्छ शुद्ध पानी, मीठा पानी समाप्त हो रहा है। पुनः निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। अधिक उपयोग से समाप्त होने लगा, दोहन हो रहा है। जैसे पेट्रोल, कोयला, इस तरह के
संसाधन तो निश्चित ही समाप्त हो रहे हैं। औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण है। जितने भी अनवीकरणीय संसाधन है, वो कोयला हो, पेट्रोल हो, धातु हो, कोई भी अनवीकरणीय संसाधन है, वो इंडस्ट्री, उद्योग के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी देश, आज जो है अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, अगर जो विकसित राष्ट्र की कैटेगरी में है तो इन्हीं अनवीकरणीय संसाधनों की वजह से है। हाँ, इसका एक दुष्परिणाम है कि यह पर्यावरण को प्रदूषित भी करती है, तो इसका उपयोग हम लोग संभल कर और अच्छे से करेंगे। अगला है स्वामित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को हम लोग 4 वर्गों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत संसाधन, इंडिविजुअल रिसोर्स, सामुदायिक संसाधन, कम्युनिटी रिसोर्स, राष्ट्रीय संसाधन, नेशनल रिसोर्स, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, इंटरनेशनल रिसोर्स। आइए इसे हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, इंडिविजुअल रिसोर्स। व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? जो कि अपना, मेरा है, आपका है, वो व्यक्तिगत संसाधन है। जैसे पेन, जैसे कार, जैसे मकान, ये सब का सब व्यक्तिगत संसाधन होता है। ठीक है, जैसे घर हो गया, किसी का अपना निजी घर होता है, उसमें तो अड़ोसी पड़ोसी जाकर रहते नहीं, उन्हें अपना व्यक्तिगत संसाधन है। कोई दूसरा उपयोग करता है आपके घर को? एक कार है जो कि आपके नाम पे है, उसका उपयोग कोई दूसरा कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक व्यक्तिगत संसाधन है। इसे अच्छे से समझेंगे। साइकिल होगा, मोटरसाइकिल है, पशु पक्षी, पशुधन भी जो है आपका व्यक्तिगत संसाधन होता है। गाड़ी, ट्रैक्टर, कंप्यूटर इत्यादि आपका व्यक्तिगत संसाधन होता है। आपसे बिना पूछे हुए क्या कोई आपका पुस्तक या कॉपी उपयोग कर सकता है? आपका एक छोटा सा पेन उपयोग कर सकता है? छोटा ना कहेंगे, वो तो बहुत बड़ा है, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरा व्यक्तिगत संसाधन है। ठीक है, उसके बाद है सामुदायिक संसाधन, कम्युनिटी रिसोर्स, जो समुदाय के द्वारा, एक समुदाय के द्वारा उपयोग किया जा रहा है, उसे सामुदायिक संसाधन कहेंगे। साफ सी बात है। समुदाय कैसे? कौन सा समुदाय? जैसे स्कूल में सभी विद्यार्थी आ रहे हैं, स्कूल का उपयोग कौन कर रहा है? विद्यार्थी। ठीक, पंचायत भवन, किसी गांव में पंचायत भवन है, उस पंचायत भवन का उपयोग कौन कर रहा है? वहां के ग्रामीण। तो वो क्या हुआ? एक सामुदायिक संसाधन हो गया। वे संसाधन जिनका उपयोग समाज या समुदाय के लोगों सामूहिक रूप से करते हैं तथा जिन पर किसी एक व्यक्ति का निजी स्वामित्व नहीं होता, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण में सड़क, पुल, सार्वजनिक पार्क, विद्यालय, पुस्तकालय, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, तालाब, कुआं, नहरें, सामुदायिक भवन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन इत्यादि क्या है? एक सामुदायिक संसाधन है। सामुदायिक संसाधन का महत्व, क्यों सामुदायिक संसाधन को विकसित किया गया, उसका महत्व क्या है, जानना जरूरी है। क्यों इसको एक स्कूल बनाया गया, क्यों पंचायत भवन बनाया गया? तो उसका महत्व है सामाजिक कल्याण के लिए। एक समाज का कल्याण हो, इसलिए सामुदायिक भवन बनाया गया, इसलिए विद्यालय बनाया गया, इसलिए अस्पताल बनाया गया, इसलिए सड़क बनाया गया, समाज के कल्याण के लिए। आर्थिक विकास, सड़क, बिजली एवं जल जैसी सुविधाएं विकास को बढ़ावा देती हैं। सामाजिक एकता को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है। सामुदायिक भवन हो, स्कूल हो, विद्यालय हो, अस्पताल हो, सब सामुदायिक एकता को बढ़ावा देती है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार होता है। उसके लिए पर्यावरण का संरक्षण भी हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, सामुदायिक संसाधन से पर्यावरण संरक्षण भी होती है। अगला है राष्ट्रीय संसाधन, नेशनल रिसोर्स। राष्ट्रीय संसाधन जो अपना, किसी देश का अपना निजी हो, जो देश की सीमा के अंदर आता हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। ठीक है, नेशनल रिसोर्स कहेंगे। जैसे में वन, देश के सीमा, किसी देश के सीमा के अंतर्गत क्या आएगा? वन आएगा, खनिज आएगा, नदियां आएंगी, सड़क आएंगी, रेलवे, समुद्री संसाधन आदि क्या है? राष्ट्रीय संसाधन हो जाएंगे। अगर किसी देश का, जैसे ये भारत है, अगर किसी देश के तटवर्ती क्षेत्र
से जो समुद्र सटा हुआ उससे भी कई किलोमीटर बाहर तक का क्षेत्र राष्ट्रीय संसाधन होता है। कौन कौन सा कैसे होता है? कहते हैं कि तटवर्ती क्षेत्र से करीब 12 समुद्री मील तक, तटवर्ती क्षेत्र से 12 समुद्री मील तक को टेरिटोरियल सी जोन कहते हैं। ये 12 समुद्री मील तक का उपयोग, वहां के संसाधनों का उपयोग सिर्फ और सिर्फ भारत कर सकता है। वो क्योंकि वो राष्ट्रीय संसाधन है। यहां इसके बीच में कोई दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता, या किसी दूसरे देश का जहाज भी नहीं घुस सकता, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय संसाधन है। समुद्री जहाज की बात कर रहे हैं। उसके बाद तटवर्ती क्षेत्र से 200 समुद्री मील 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक का क्षेत्र जो होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। इस बीच में 200 किलोमीटर की 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी पर किसी देश का जहाज तो प्रवेश कर सकता है, लेकिन वहां से संसाधन का दोहन नहीं कर सकता है। वहां का संसाधन का दोहन किसके अधिकार में है? उसी राष्ट्र का। जैसे भारत के 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी को भारत ही उपयोग कर सकता है। ठीक है, एक नॉटिकल माइल, 1 समुद्री मील, एक नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। ये हमें जानना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि एक नॉटिकल माइल्स में 1.852 किलोमीटर होता है। इसके बाद जो है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, इंटरनेशनल रिसोर्स, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, वही समुद्र में 200 नॉटिकल माइल के बाद का जो समुद्री क्षेत्र है, महासागर का क्षेत्र है, वो किसी देश की संपत्ति नहीं होती है, वो अंतरराष्ट्रीय संपत्ति है। उसका उपयोग कोई भी देश कर सकता है रिसर्च के लिए। अंतरराष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है, बल्कि उनका उपयोग और नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं एवं सभी देशों के साझा नियमों के अनुसार किया जाता है। ठीक है, इस पर किसी देश का नियंत्रण नहीं है और इसका उपयोग सभी देश मिलकर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के आदेशानुसार वो उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संसाधनों का उदाहरण कौन कौन सा अंतरराष्ट्रीय संसाधन है? नंबर 1, किसी देश के 200 समुद्री मील के बाहर का समुद्री क्षेत्र, अभी हम लोग बात किए 200 समुद्री मील, भारत का ये तटवर्ती क्षेत्र से 200 नॉटिकल माइल से बाहर का जो क्षेत्र आएगा, समुद्री मील के बाहर का जो क्षेत्र आएगा, वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। उसके बाद दूसरा है अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कि सबसे दक्षिणतम छोर बिंदु पर है, अंटार्कटिका महाद्वीप। वहां पर जो भी देश है, कोई भी देश वहां पर जाते हैं और शोध करते हैं, वो किसी देश की निजी संपत्ति नहीं हो, वो एक अंतरराष्ट्रीय संसाधन है। उसके बाद अंतरिक्ष हो गया, चंद्रमा हो गया, किसी ग्रह पर, मंगल ग्रह पर, तो वो क्या किसी देश की संपत्ति है? नहीं, वो एक अंतरराष्ट्रीय संसाधन है। उस पर वैज्ञानिक जाते हैं, मानव जाता है, उस पर रिसर्च कर रहा है। समुद्र की गहराइयों में पाए जाने वाले खनिज संसाधन, वही 200 नॉटिकल माइल के बाहर में जो समुद्र है उसके गहराइयों में जो पाया जाने वाला संसाधन है वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, अभी तक जो हम लोग देखें, एक इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, लघुतरीय क्वेश्चन। आपके एग्जाम जो परीक्षा देंगे उसके दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक भी, चैप्टर भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संसाधन किसे कहते हैं? पहला प्रश्न, संसाधन किसे कहते हैं, जो कि सबसे पहले हम लोग उसी पर चर्चा की, संसाधन किसे कहते हैं। दूसरा, संसाधन होते नहीं बनते, इस कथन की व्याख्या करें, जिमरमैन ने कहा था, अभी हम लोग चर्चा किए। उसको भी यह प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं महत्वपूर्ण, लेकिन एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन बाद में हम लोग देखेंगे। संसार का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? ऑप्शन है पशु, वन, खनिज, नदियां। तो संसार का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन वही होगा जो आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा या हो गया है अभी वर्तमान में, वही ना सबसे महत्वपूर्ण है। जिसे हम खो देते हैं वो महत्वपूर्ण है, और जिसे हम नहीं खोते वो महत्वपूर्ण थोड़ा है।
महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि जिसे हम लोग खो दिए हैं या खोने वाले हैं। तो वैसे में पशु संसाधन है, महत्वपूर्ण संसाधन है, लेकिन हम इसे पुनः प्राप्त कर लेते हैं। वन महत्वपूर्ण संसाधन है, लेकिन पुनः प्राप्त कर लेते हैं। नदियां पुनः प्राप्त कर लेते हैं। खनिज ये समाप्त हो जाएगा एक समय में, यानी हम कहेंगे 50-100 साल के बाद तो कुछ ऐसी खनिज है जो कि हमारी पीढ़ी देखेगी भी नहीं, वो सिर्फ कहानियों में पढ़ेगी सुनेगी। पेट्रोल किसे कैसा था, पेट्रोल किसे कहते हैं, पेट्रोल का गुण क्या था, बस किताबों में पढ़ेंगे, वो समाप्त हो चुका होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, खनिज। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। आपको इस प्रश्न पे यह ध्यान देना है, नहीं वर्ड जुड़ा हुआ है। सीधे पढ़ते हैं बच्चे निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बस नहीं छोड़कर है मार दिए और कहेंगे क्वेश्चन है गलत था, ऑप्शन 2-3 को टैली कर रहा था। तो यहां पर ध्यान देना, नहीं वर्ड हमें देखते रहना है। तो नहीं कौन सा होगा प्राकृतिक संसाधन? नगर। नगर क्यों? मानव के द्वारा बसाया जाता है, इसलिए यह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। बाकी वन प्राकृतिक संसाधन है, खनिज प्राकृतिक संसाधन है, नदी प्राकृतिक संसाधन है। तो आज हम लोगों ने बच्चों सीखा संसाधन का अर्थ, मीनिंग ऑफ द रिसोर्स। हम लोगों ने सीखा मानव एक संसाधन है, ह्यूमन एज ए रिसोर्स। हम लोगों ने सीखा संसाधनों का वर्गीकरण, विभिन्न आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण सीखा। उसमें था उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता या पुनः प्राप्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। एक बच गया है विकास के आधार पर। अगली कक्षा में हम लोग उसे पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे बिंदु बचे हुए हैं जिसे हम लोग पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस कक्षा से आप लोग बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे। अगले कक्षा में हम फिर से मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।